मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये परसेंटेज की 32nd क्लास है और आज की क्लास में जो क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के हैं, लेकिन एक पैटर्न वाइज जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्या लॉजिक आप सोच सकते हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा, जो कि हम लोग साथ साथ करेंगे तो समझ में आता चला जाएगा स्टेप बाय स्टेप। जिसमें से पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन के थ्रू ही, एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्या है। ₹4100 इज डिवाइडेड अमंग 5 men, 4 women and 8 children in such a way that a man received 20% more than a woman and a woman received 25% more than a child. Find the money received by each woman. अच्छा, ये हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4100 रुपए को 5 आदमियों, 4 औरतों और 8 बच्चों के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक औरत से 20% अधिक धन प्राप्त होता है, जबकि प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक धन प्राप्त होता है। तो बताओ कि प्रत्येक औरत को कितना धन प्राप्त हुआ, हर एक औरत को कितना धन प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो चलिए, अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि 4100 रुपए को डिवाइड किया गया, ठीक बात है, डिवाइड किया गया, मैन, वेमेन और चिल्ड्रन के बीच में डिवाइड किया जा रहा है, ये भी अच्छी बात है, डिवाइड किया जा रहा है। लेकिन हमें डिवाइड जो किया जा रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक क्वेश्चन का आंसर तो निकाल नहीं पाएंगे। तो फिलहाल यहां पर क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो 4100 रुपए डिवाइड किया गया है वो कितने आदमियों के बीच में डिवाइड किया गया है। तो वो आपको बोला गया है कि 5 आदमी हैं। मैन की संख्या कितनी है? तो जो मैन है वो है 5। उसके बाद वेमेन की संख्या कितनी है, औरतों की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या दी गई है 4। और जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी दी गई है, तो उनकी संख्या दी गई है 8। अच्छा, अगर ये बोला गया कि 5 आदमियों, 4 औरतों और 8 बच्चों के बीच में जो धन डिवाइड किया गया है, तो ठीक है, 5, 4 और 8, अगर आप ये रेशियो के अकॉर्डिंग में देखें तो ये रेशियो बनेगा। लेकिन आप क्या 5, 4 और 8 के रेशियो में धन को डिवाइड करेंगे? ये तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो है, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि धन को नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। आदमी को कितना मिलता है, बच्चे को कितना मिलता है, कौन कितना वर्क करेगा, अधिक जो वर्क करेगा उसे अधिक मिलेगा, अधिक टाइम तक वर्क मिलेगा करता है तो अधिक मिलेगा, या फिर हो सकता है कि उसकी एफिशिएंसी अधिक हो तो उसे अधिक मिले, या फिर हो सकता है कि वो ऑफिसर्स रैंक की हो, क्लर्क रैंक का हो, तो ऐसा वाला केस तो नहीं है। लेकिन फिलहाल मैन, वेमेन एंड चिल्ड्रन की बात की गई है, तो प्रत्येक आदमी को इक्वल धन मिलता है, प्रत्येक औरत को इक्वल धन मिलता है और प्रत्येक बच्चे को इक्वल धन मिलता है। लेकिन मैन और वेमेन और चिल्ड्रन सबको बराबर बराबर धन मिलेगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन में बोला गया है। तो अब आपको क्वेश्चन में दिया भी गया है कि जो आदमी को मिलता है, एक आदमी को जो मिलता है धन, वो एक औरत को जितना भी धन मिलता है उससे कितना अधिक मिलता है, 20%। और जो एक औरत को मिलता है वो एक बच्चे को जो मिलता है उससे कितना अधिक मिलता है, 25%। तो जो औरत को धन मिला वो 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4 किससे? चाइल्ड से, यानी बच्चे से। यानी 1/4 अधिक होने का मतलब है कि बच्चे को 4 यूनिट, अगर 4 यूनिट दिया जाएगा तो एक अधिक औरत को मिलेगा, कितना मिलेगा, 5 यूनिट। एकदम बेसिक पॉइंट, 1/4 एक्स्ट्रा है, 1/4 ज्यादा पाने का मतलब है 4 से 1 अधिक 5। तो 4 अगर बच्चे को मिलेगा 4 यूनिट, तो एक औरत को मिलेगा 5 यूनिट। और आगे बोला गया है कि जो एक आदमी को मिलता है वो एक औरत को जितना धन मिलता है उससे 20% ज्यादा। 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है? तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैंने लिख दिया, वो होता है 1/5। और एक आदमी को जो एक औरत को मिलता है उससे 1/5 ज्यादा मिलता है। यानी अगर हम कहें कि औरत को जो मिलेगा उसका 1/5, तो ये तो बहुत अच्छा सा रेशियो बन गया कि औरत का 5 ही यूनिट है। अगर औरत का 5 यूनिट है तो 1/5 ऑफ 5 यानी कितना अधिक मिल जाएगा, 1 अधिक मिलेगा। तो 5 है तो कितना मिलेगा, 6। अगर अलग रेशियो होता तो वो जो रेशियो निकालने का तरीका होता है कि A/B दिया गया है और B/C दिया गया है,
तो ABC का क्या रेशियो होगा, लेकिन उसकी जरूरत यहां पर नहीं है, ये डायरेक्टली आपका आ गया। यानी हम यहां पर कहेंगे कि यहां पर नंबर ऑफ पर्सन हो गए, ये तो हो गया नंबर ऑफ पर्सन यानी मैन वेमेन एंड चिल्ड्रेन, क्या रेशियो नहीं, नंबर ऑफ पर्सन है आपका। सीधा बोला गया कि 5 आदमी 4 औरतें और 8 बच्चे हैं, और एक आदमी एक औरत एक बच्चे को जो मिलता है धन, उसका रेशियो आ रहा है 6 5 4, यानी एक आदमी को अगर 6 रुपए मिलेगा तो एक औरत को मिलेगा 5 रुपए और एक बच्चे को मिलेगा 4 रुपए। ये रेशियो है, आप एक्चुअल वैल्यू मत समझ लेना, ये एक्चुअल वैल्यू है। अगर आप लिखना चाहे तो आप कहेंगे कि ये 6x है, ये 5x है, ये 4x है। तो अगर बोला जाए कि चलो x लिख भी लिया, अगर नहीं लिखना चाहे तो ज्यादा बेहतर है, लिखने से कोई फायदा नहीं है, वो कैंसिल ही हो जाता है रेशियो के पार्ट पर। 5 आदमी है, एक आदमी को अगर x लिख करके मैं दिखा दे रहा हूं, ये x अगर लिख भी दिया आपने तो 5 आदमी है और एक आदमी को कितना मिलता है 6 यूनिट 6x मान लेते हैं, रेशियो का साइन हटाएंगे तो x वैल्यू रखेंगे तो 6x रुपए, 5x रुपए एंड 4x रुपए प्रत्येक आदमी प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक आदमी प्रत्येक औरत और प्रत्येक बच्चे को मिलता है। तो कहेंगे 6x इसको मिलता है, इसको 5x, इसको 4x, तो सभी आदमियों को कितना मिलेगा, ये आपका जो दिया गया था वो ईच, प्रत्येक आदमी को प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला धन है। तो अगर एक आदमी को 6x रुपए मिलता है तो 5 आदमी है तो कुल कितना मिला होगा, तो हम कहेंगे कि 5 × 6 30, और यहां पर एक औरत को मिलता है 5x, तो 4 औरतें हैं तो कितना मिला होगा टोटल 20x, ठीक है। और अगर एक बच्चे को 4x मिलता है तो 8 बच्चे हैं तो 4 × 8 कितना हुआ 32x। अच्छा, अगर रेशियो का साइन अगर आपका बचा हुआ है, लगा हुआ है, x हटा दो, रेशियो के साइन अगर x अगर देखें तो रेशियो का साइन है तो x आपका तीनों जगह आएगा तो वो हो जाएगा कैंसिल। तो अगर ये कैंसिल हो गया तो आपसे पूछा जाए x न लिख करके कैंसिल कर लो, कोई फायदा नहीं है उसको लिखने का। अब आप यहां देख सकते हैं कि सभी आदमियों को सभी औरतों को मिला करके और सभी बच्चों को मिला करके कुल कितना धन इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये रेशियो के अकॉर्डिंग कुल कितना आ रहा है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग आ रहा है 30 20 50 30 80 2 82, यानी 82। अगर मैं सही कर रहा हूं, हो सकता है गलत भी कर सकता हूं यहां पर, नहीं सही है, ठीक है। 30 20 50 और 32, 30 + 20 + 32, ये हो गया आपका 82। रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल 82 आपका डिवाइड किया गया है इनके बीच में। अगर टोटल 82 डिवाइड किया गया, लेकिन एक्चुअल में कितना डिवाइड किया गया 4100। तो अगर एक्चुअल में 4100 है तो हम कहेंगे कि सभी आदमियों सभी बच्चों और सभी आदमियों सभी औरतों और सभी बच्चों का मिला के कुल धन कितना है, तो 82 यूनिट, और यही एक्चुअल वैल्यू में कुल धन कितना है तो 4100 रुपए दिया गया है। तो हम 82 को 4100 रुपए के बराबर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी 82 रेशियो की वैल्यू 4100 रुपए है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप 4100 को डिवाइड करें 82 से तो ये आपका जाता है 50 टाइम्स, यानी 1 रेशियो 50 रुपए आ गया। और अगर 1 रेशियो 50 रुपए आ गया, अगर 1 रेशियो 50 रुपए आ गया, तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर 1 रेशियो 50 रुपए आ गया तो ये सभी औरतों को कितना मिला है, यहां से देख सकते हैं कि सभी औरतों को मिला है कितना। या फिर अगर आप यहां से देखें कि अगर एक औरत को 50 रुपए मिल रहा है तो 5 एक औरत को यहां रेशियो के अकॉर्डिंग 5 यूनिट रेशियो मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि 50 × 5 = 250 रुपीज, 250 रुपीज। क्योंकि अगर आपने ये जो x लिखा अगर यहां पर लिखते तो आता 30x 20x एंड 32x, और अगर जोड़ते हैं तो 82x, यानी यहां से आपका आता 1x, मतलब x की वैल्यू 50 रुपए, तो 5x की वैल्यू 250 रुपए आ जाती, और ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर निकल के आता। तो इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन में ये होता है कि क्या हम ये रेशियो मल्टीप्लाई करके जो हमें रिलेट करना है वो प्राप्त होगा, जिससे हम एक्चुअल वैल्यू को रिलेट कर पाए रेशियो से, या डिवाइड करके मिलेगा। तो इसके लिए एकदम बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर एक आदमी को 500 रुपए मिलता है और 10 आदमियों को काम पर लगाया तो कुल कितना रुपए जो होगा उनको देना पड़ेगा। तो एक आदमी को 500 रुपए देते हैं, 10 आदमियों को लगाया तो 500 × 10 होगा, न कि 500 को 10 से डिवाइड करें। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वहां पर थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, उस चक्कर में हम ध्यान नहीं दे पाते कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो बेसिक क्वेश्चन अगर आप देखो तो अपनी जिंदगी में अगर रिलेट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत अलग तरीके के आते हैं।
वो आपकी जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं, उसी से रिलेट करके ये सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, चाहे परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस या जो भी है, क्योंकि इनका यूज होता है, इसीलिए ये पढ़ाया जाता है सिलेबस में, ताकि अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी सके। और अगर आप एग्जाम देकर किसी भी पोस्ट पे जाते हैं तो वहां पर भी इसका यूज करके आप तुरंत किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकाल सके। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अपने माइंड को डेवलप करिए, माइंड की जो सोचने की क्षमता है, जो आज तक आपने थोड़ा बहुत यूज किया है अपनी जिंदगी में, वो अब यहां पर अगर आपका क्वेश्चन में यूज करना पड़े तो वहां पर घबराइए मत, तुरंत उसका लॉजिक क्या है उसे समझ करके वहां पर यूज करना स्टार्ट करिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है। क्वेश्चन क्या है? Rohit purchased 8 black and X white balls. The price of black ball is 25% more than the price of white ball. At the time of making the bill, clerk made a mistake and interchanged the number of balls. Due to this, the bill amount decreased by 5%. Find X. यहां पर थोड़ा सा डबल काउंटिंग लिख दिया है, दिस दो बार, एक ही बार रहेगा, वो ध्यान रखना। रोहित 8 काली और X सफेद बॉल खरीदता है। काली बॉल मतलब गेंद, काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य से 25% अधिक है, लेकिन बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से सफेद गेंद को व्हाइट गेंद समझ लिया और व्हाइट गेंद को सफेद गेंद समझ के बिल बनाया, जिसकी वजह से बिल का अमाउंट जितना होना चाहिए था उससे 5% कम रह गया, 5% कम हो गया। तो बताइए X का मान क्या है, मतलब सफेद गेंदों की संख्या कितनी है। अब अगर सफेद गेंदों की संख्या यहां पर बतानी है तो किस तरीके से कर पाएंगे क्वेश्चन का आंसर। तो इसके लिए एकदम बेसिक पॉइंट मैं जो बता रहा हूं ना बार बार, कि हमारे जिंदगी में जो चीजें यूज होती हैं उसी से रिलेट करके ये सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, आपके अधिकतर वही क्वेश्चन रिलेट होते रहते हैं। कुछ डायरेक्ट चीजें जो होती है रिलेट होती हैं क्वेश्चन में, कुछ इनडायरेक्ट होती हैं, तो वो आपको समझना पड़ता है थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो जो डायरेक्ट नहीं होते हैं उन्हें रिलेट करने का तरीका पढ़ते पढ़ते सीख जाते हैं, जो डायरेक्ट होता है उसे अपने जो जिंदगी में घटनाएं घटी होती है उससे रिलेट करके तुरंत आंसर निकल पाते हैं। जैसे यहां पर बोला गया 8 ब्लैक एंड X व्हाइट बॉल्स हैं ब्लैक और व्हाइट कलर की। तो ब्लैक कलर की कितनी गेंदें हैं? तो ब्लैक जो बॉल हैं, ब्लैक कलर की गेंदें हैं 8 हैं। और व्हाइट कलर की कितनी बॉल हैं, सफेद कलर की कितनी बॉल हैं? तो उनकी संख्या बता दी गई, X है, उसकी संख्या दी नहीं गई है। तो आपसे बोला गया है कि काले रंग की गेंदें हैं 8 और सफेद रंग की गेंदें हैं X, ये आपको दिया गया है। आगे क्या बोला गया वो आप देखो क्वेश्चन में। जो काले रंग की गेंद है उसका मूल्य, जो ब्लैक कलर की बॉल है उसका मूल्य व्हाइट कलर की बॉल से 25% अधिक है, 1/4 अधिक है। किससे? व्हाइट वाले से। यानी व्हाइट वाले का जो मूल्य होगा 4 होगा तो उससे 1 अधिक 5 होगा ब्लैक वाले बॉल का मूल्य। यानी कि अगर मैं लिखता हूं यहां पर कि ब्लैक वाले बॉल का मूल्य कितना होगा, रेशियो का साइन हटाएं तो 5x होगा, तो ये 4x होगा। ब्लैक वाले बॉल का मूल्य 5x होगा तो व्हाइट वाले बॉल का मूल्य 4x होगा। अच्छा, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि ब्लैक वाले का मूल्य अगर 5x होगा तो व्हाइट वाले का मूल्य कितना होगा, 4x। अब आप देखिए थोड़ा सा आगे, अब आपको दिया गया कि टोटल जो अमाउंट बनेगा पहले वाला और टोटल जो अमाउंट हुआ गलती करने के बाद वाला, उसका रेशियो बता सकते हैं, क्योंकि पहले से 5% कम हो गया है। तो पहले वाले को अगर 100 माने तो बाद में 5 कम यानी 95 हो गया है। तो एक तरह से रेशियो तो निकल जाएगा। तो आपको पता तो होना चाहिए, जैसे पहले वाले का खर्चा, मतलब पहले वाला अगर सही तरीके से वो बिल बनाता तो कुल खर्चा कितना आता। तो आप यहां पर कह पाते कि सही तरीके से बिल बनाता अगर वो, तो 8 × 5x, 8 × 5x यानी 8 × 5x मतलब 40x कितना होता। सभी ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल ईच बॉल, यह है ईच बॉल का प्राइस, मूल्य, वैल्यू, मूल्य। एक ब्लैक बॉल 5x रुपए की है अगर, और 8 ब्लैक बॉल हैं तो कुल कितने रुपए की बॉल होगी, टोटल 8 ब्लैक बॉल का मूल्य कितना होगा। एक ब्लैक बॉल का मूल्य 5x, तो 8 ब्लैक बॉल का मूल्य कितना होगा, 5x × 8 = 40x।
उसके बाद व्हाइट कलर की अगर x हटा दें यहां पर तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहां पर लिखेंगे, क्योंकि ये x है तो x लिखने की जगह y लिख लें तो ज्यादा सुटेबल होगा। अगर यहां पर y लिख लें क्योंकि x आपका दिया गया है वैल्यू, तो x के टर्म्स ना मान करके, क्योंकि ये अलग चीज है और ये अलग है, आप कैसे रिलेट कर पाएंगे, दिक्कत होगी, इसलिए उसे हटा दिया। अच्छा, इसका कोई मतलब तो नहीं रहेगा, ये कैंसिल हो जाता है। फिर भी देखिए कि यहां पर कितना हुआ 40y और यहां पर प्लस यहां पर कितना हुआ x इंटू 4y, x इंटू 4y, y में हटा के दिखा दूंगा आपको, तो x इंटू 4y यानी 4xy। अच्छा, ये टोटल आपका पहले वाला बिल अमाउंट होगा। जब अगर वो गलती नहीं करता, एक्चुअल में सही तरीके से अगर वो कैलकुलेट करता, तो उसका टोटल बिल का अमाउंट आता, जो हमने खरीदा है उसका टोटल अमाउंट बिल पे करना कितना पड़ता, इतना बिल पे करना पड़ता। लेकिन हमने क्या किया, गलती हमने नहीं किया, वो क्लर्क ने गलती कर दिया कि जो व्हाइट बॉल का जैसे बोला गया, उसने क्या कर दिया गलत कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल क्लर्क मेड अ मिस्टेक एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ बॉल्स ड्यू टू दिस। अच्छा, इंटरचेंज कर दिया बॉल को, यानी अगर उसने क्या किया कि 8 को व्हाइट, 8 बॉल मान लिया व्हाइट, उसने क्या किया उल्टा कर दिया। उसको लगा कि जो 8 बॉल थी वो ब्लैक नहीं, वो 8 जो थी वो व्हाइट कलर की थी, क्योंकि बोला गया मेकिंग द इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स इंटरचेंज कर दिया। मतलब जो ब्लैक 8 बॉल्स थी उसने सोचा कि वो 8 बॉल कौन सी थी, व्हाइट थी, और जो एक्स व्हाइट बॉल थी उसने सोच लिया कि वो क्या थी, एक्स ब्लैक बॉल थी। और अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो खर्चा कुल कितना आएगा, बिल का अमाउंट कितना होगा, तो x इंटू 5y यानी 5xy और प्लस यहां खर्चा कितना आएगा 8 इंटू 4 यानी 32y। अच्छा, ये पॉइंट जो मैंने बताया था कि यहां से जो y है कॉमन आ जाएगा, यहां से y कॉमन आ जाएगा, तो कोई लिखने की जरूरत तो थी नहीं कि लिख करके दिखाया जाए, क्योंकि रेशियो जब यूज करना है तो रेशियो में आपका यहां पर भी y आएगा, यहां पर भी y आएगा, तो वो रेशियो के पार्ट पे हो जाता है कैंसिल, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अगर इसको हटा देंगे तो y यहां से कॉमन आएगा, y यहां से कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत थी ही नहीं। अब ये आपका रेशियो बन गया। अच्छा, ये पहले वाला बिल अमाउंट है और ये टोटल बाद वाला बिल अमाउंट है, और पहले वाले से 5% घट गया है बिल का अमाउंट। 5% का मतलब होता है 1/20, 5%, 5/100, जो कि होता है 1/20। अच्छा, अगर बिल का अमाउंट 1/20 डिक्रीज हो गया, कम हो गया है, यानी पहले कितना रहा होगा 20, तो अब कितना हो गया होगा, एक कम, 20 से एक कम करते हैं तो 19, यानी पहले वाला बिल अमाउंट जो था वो रहा होगा 20, तो अब वाला बिल अमाउंट 19, तो मैंने इसी रेशियो को लिख दिया यहां पर। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, एकदम बेसिक कंसेप्ट। तो अब आप यहां से देख पाएंगे कि मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 19 इंटू 4, अगर मैंने सही किया है तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, 19 इंटू 4 360, एंड अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर 19 इंटू 4, अगर कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं यहां पर, अगर देखें 19 इंटू 4 कितना होता है 76x और प्लस 19 इंटू 4 760, अगर मैं सही हूं तो 19 इंटू 4 76x, 19 इंटू 4 760 इजिकल टू, यहां पर अगर करते हैं, अगर आप चाहो तो छोटा कर सकते हैं, छोटा हो रहा है तो छोटा ही कर लेते हैं, ऐसे छोटा होगा, क्योंकि अगर यहां से अगर देखें तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा x, 4 कॉमन ले लिया और यहां से कितनी बार गया 5 बार, तो थोड़ा छोटा लग रहा है दिखने में, तो ये हो जाएगा कितना 190 प्लस 19x इजिकल टू, अगर यह देखें तो 25x प्लस अगर यहां ऐड करते हैं 32 इंटू 5 तो 160, और अगर हम इसको इस साइड ले जाते हैं 19x इधर जाएगा तो 6x इजिकल टू, ये अगर इधर लाते हैं तो 160 माइनस होगा तो बचेगा कितना, तो 160 190 में जाकर के ये माइनस होगा तो बचेगा 30, 6 और 3 9, ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 5, यानी हमारा आंसर कितना हो गया आंसर हो गया व्हाइट बॉल जो थी ना उनकी संख्या कितनी थी, तो x की वैल्यू आ गई 5 बॉल्स थी। व्हाइट कलर की कितनी बॉल थी, तो आप कह पाएंगे कि आपका व्हाइट कलर की यहां पर जो बॉल है वो 5 है, तभी ऐसा रेशियो बन पा रहा है कि रेट 5% कम हो गया है दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है, आप कहें इसको आसान या कहें टफ, ये आपको देखते जाना है, समझते जाना है, और अगर आपको आ जाता है तुरंत तो अच्छी बात है कि आसान है, नहीं आता है तो आपको लगेगा टफ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखने में बड़ा है
लेकिन अगर वही कंसेप्ट जो मैं बोलता जा रहा हूं कि जो जिंदगी में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अगर वो ध्यान दें तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, The average earning of each member of the Ambani family is 20% less than the average earning of each member of the Sahara family, and the total earning of Ambani's family is 20% more than the total earning of Sahara family. The number of family member in the Sahara is what percent of the number of family member of Ambani? अच्छा, ये बोला गया कि अंबानी के परिवार के प्रत्येक सदस्य की इनकम मतलब अर्निंग सहारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसत आमदनी से 20% कम है। मतलब अगर सहारा फैमिली का अगर औसत निकाला जाए, प्रत्येक आदमी का अगर सबका सैलरी जोड़ करके एक आदमी की एवरेज औसत निकाला जाए कि पर पर्सन सहारा फैमिली के पर पर्सन की सैलरी जो इनकम है वो कितना है, वो जितना भी होगी वो उससे 20% कम होगी अंबानी फैमिली के प्रत्येक सदस्य की आय। ये मतलब प्रत्येक सदस्य की आय, हाँ अर्निंग। तो ये बोला गया, तो बोला गया है कि जो अंबानी फैमिली के प्रत्येक सदस्य की औसत आय सहारा फैमिली के प्रत्येक सदस्य की औसत आय से 20% कम है, और अंबानी फैमिली की कुल आय सहारा फैमिली के कुल आय से 20% ज्यादा है। तो बताइए सहारा फैमिली के सदस्यों की संख्या अंबानी फैमिली के सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अच्छा, अब अगर ये क्वेश्चन थोड़ी सी लंबी कहानी है, देखने में लग रही लेकिन टफ नहीं है। अगर एक स्टेप बाय स्टेप करें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ही बोला गया, दो परिवार की बात की गई है, एक परिवार है अंबानी, एक अंबानी का है परिवार। तो एक अंबानी का परिवार है और दूसरा परिवार है कौन सा, सहारा। दो परिवार हैं, एक सहारा और एक अंबानी, और ये दोनों नाम आप जानते होंगे, इनके नाम से कोई लेना देना नहीं है। ये हो सकता है किसी गरीब आदमी का भी नाम हो, उनका नाम है तो कोई और भी नाम रखते हैं, बहुत सारे लोग नाम रखते हैं, तो एक ही नाम कई सारे लोगों का होता है। तो अंबानी फैमिली और सहारा फैमिली है। तो अंबानी फैमिली और सहारा फैमिली के बारे में कंडीशन दी गई है कि अंबानी फैमिली का जो प्रत्येक सदस्य है, सहारा फैमिली के प्रत्येक सदस्य से जो अर्निंग है, प्रत्येक सदस्य की अर्निंग, अंबानी फैमिली के प्रत्येक सदस्य की जो आय है, औसत आय है, एक सदस्य की जो औसत आय है वो सहारा फैमिली के एक सदस्य की औसत आय से 20% कम है। अच्छा, ये पॉइंट एकदम सिंपल सा है। 20% 1/5 कम है, यानी सहारा फैमिली से 1/5 कम है, तो सहारा फैमिली के एक सदस्य की औसत आय 5 है, तो अंबानी फैमिली के एक सदस्य की औसत आय कितना है, 4। ये प्रत्येक सदस्य की औसत आय आपका निकल के आ गया कि एक सदस्य को 5 रुपए मिलेगा। सहारा फैमिली के एक सदस्य की औसत आय 5 रुपए होगी, 5 यूनिट होगी, रुपए नहीं बोल सकते, रेशियो है ये, 5 यूनिट होगी। तो अंबानी फैमिली के एक सदस्य की औसत आय कितनी होगी, औसत आय अंबानी फैमिली के सदस्यों की क्या होगी, 4 यूनिट होगी। ये रेशियो है, अगर रेशियो साइन हटाएंगे तो x और यहां पर भी x आएगा। तो रेशियो का पार्ट जब यूज कर रहे हैं तो हमें क्यों XYZ का फॉर्मेट लिखना, जब वो हमें पता है कि बाद में कैंसिल होना ही है। उसके बाद आपको पता है कि मेंबर कितने होंगे, किस पर, क्योंकि आपको मेंबर के बारे में दिया ही नहीं गया, लेकिन आपको यह बात जरूर दी गई है कि टोटल जो अर्निंग है अंबानी फैमिली की और टोटल अर्निंग जो है वो सहारा फैमिली की, उनमें रिलेशन दिया गया है। तो टोटल अर्निंग कैसे निकलेगा, टोटल अर्निंग निकालने के लिए हमें तो पता होना चाहिए ना कि अगर मैं कहता हूं कि अंबानी फैमिली के एक सदस्य को 4 रुपए मिलता है तो कुल कितना उस अंबानी फैमिली की अर्निंग है। तो एक सदस्य को 4 रुपए मिलता है, औसत आय 4 रुपए है। अगर सिंपल लॉजिक रुपए में ही लेते हैं कि 4 रुपए एक आदमी की औसत आय है इस परिवार के, और उस परिवार में कितने सदस्य हैं, सबकी 4-4 रुपए होगी। अगर वो पता चल जाए तो मल्टीप्लाई करके ही तो निकालेंगे कि एक आदमी को 4 रुपए मिलता है, 10 आदमी है तो कुल कितना मिला उस परिवार में गया, अर्निंग कितनी हुई, तो 4 × 10 40। तो हमें पता तो होना चाहिए कि कितने मेंबर हैं उस अंबानी फैमिली में। तो अंबानी फैमिली में मैंने माना कि अंबानी फैमिली में मेंबर की संख्या A है,
A फॉर अंबानी, S फॉर सहारा। तो हमें दिक्कत नहीं होगी कि कौन अंबानी है कौन सहारा है, तो तुरंत हमें लास्ट में वहां देखना नहीं पड़ेगा कि अंबानी वाला X माना था या सहारा वाला X माना था। तो हमने कहा कि अंबानी फैमिली में कितने मेंबर हैं, A, और सहारा फैमिली में कितने मेंबर हैं, B नहीं S मानते हैं, S क्योंकि सहारा से S से स्टार्ट है तो S मान लिया। अच्छा, अंबानी फैमिली में मेंबर की संख्या A है और सहारा फैमिली में मेंबर की संख्या S है। तो बताइए अंबानी फैमिली की कुल आय कितनी हुई, तो आप कहेंगे अंबानी फैमिली की कुल आय कितनी हुई, एक आदमी को 4 यूनिट मिलता है, आदमियों की संख्या, एक आदमी को नहीं एक पर्सन को 4 यूनिट मिलता है, तो A पर्सन है टोटल, तो कितना रुपए उस परिवार की आमदनी हुई, तो एक को इतना मिलता है और इतने मेंबर हैं तो 4 इंटू A यानी 4A, यानी अंबानी फैमिली की कुल आय कितनी हुई 4A। अंबानी फैमिली की कुल आय कितनी हुई 4A। अपान रेशियो में निकाल रहा हूं, अपान एक फैमिली मेंबर को मिलता है, सहारा फैमिली के एक मेंबर को 5 यूनिट मिलता है और वहां पर सहारा फैमिली में मेंबर की संख्या ऐसे, तो कुल कितना वहां पर अर्निंग होगी उस परिवार की सभी सदस्यों के मिला के, एक सदस्य को एक मेंबर को मिलता है 5 यूनिट, S मेंबर है, टोटल होगा 5 इंटू S 5S, यानी अंबानी फैमिली की टोटल अर्निंग ये है, सहारा फैमिली की टोटल अर्निंग ये है, और ये रेशियो हमने निकाला है। और ये रेशियो किस चीज का आ रहा है, टोटल अर्निंग अंबानी फैमिली का, टोटल अर्निंग सहारा फैमिली का। और ये भी बोला गया है कि जो टोटल अर्निंग अंबानी फैमिली की है वो 20% यानी 1/5 अधिक है। 20 अंबानी फैमिली इज 20%, टोटल अर्निंग ऑफ अंबानी फैमिली इज 20% मोर देन द टोटल अर्निंग ऑफ सहारा फैमिली। यानी जो अर्निंग है सहारा फैमिली का अर्निंग होगा 5, तो एक अधिक होगा, एक अधिक अगर होगा तो अगर एक अधिक हुआ तो 5 और एक कितना होगा 6 अंबानी फैमिली का। सहारा फैमिली से 50% ज्यादा अर्निंग है, सहारा फैमिली की टोटल अर्निंग जितनी है अंबानी फैमिली की टोटल अर्निंग उससे 20% ज्यादा है, यानी 1/5 ज्यादा है। तो सहारा फैमिली की कुल अर्निंग 5 होगी, तो अंबानी फैमिली की कुल अर्निंग जो होगी 5 से एक अधिक 6 होगी, यानी सहारा फैमिली की टोटल अर्निंग 5 होगी तो अंबानी फैमिली की उससे एक अधिक यानी 6 होगी। तो अंबानी फैमिली की टोटल अर्निंग 4A जो है वो 6 के रेशियो के बराबर है, और जो टोटल सहारा फैमिली का अर्निंग है 5S वो 5 यूनिट के बराबर है। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि अंबानी और सहारा फैमिली के सदस्यों की संख्या A/S इजिकल टू 2 से तो ये गया 2 टाइम, और 2 से ये 3 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 1 टाइम। अगर यहां से देखें तो यहां तो 3 रह जाएगा, 1 इंटू 3 और 2 इंटू 1 2, यानी यहां पर अंबानी फैमिली और सहारा फैमिली के मेंबर की संख्या का रेशियो 3:2 आ गया। और आपसे बोला गया है कि पता करना है द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन द सहारा इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ अंबानी। तो बोला गया कि सहारा फैमिली के मेंबर की संख्या अंबानी फैमिली के मेंबर की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 2 किसका 3 का कितना परसेंट है इंटू 100, और ये आपको पता है 1/3 कितना होता है 33.33, तो 2/3 कितना होगा 66.67 या 66/2/3%। तो ये आपका आंसर निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप मल्टीप्लाई करके आप जो रिजल्ट है उसका रेशियो फाइंड करना है आपको, या डिवाइड करके। फिलहाल हम मल्टीप्लाई करने के कंसेप्ट पर ही आगे बढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई पर ही बेस्ड मिलते जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप अपने दैनिक जीवन में यूज करते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं आप अपने परिवार में, मतलब आप अपना मकान बना रहे हैं और आपको पता है कि एक मजदूर को आप 500 रुपए देते हैं और आपने 4 मजदूर लगाया, तो कुल कितना रुपए देना पड़ेगा डेली का मजदूरी। तो आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए कि सिंपल लॉजिक है, एक मजदूर को 500 रुपए देते हैं, 4 मजदूर हैं, तो 500 गुणे 4, 4 गुना उसका देना पड़ेगा, हर एक को 500 रुपए देंगे, तो 500 गुणे 4 बराबर 2000। लेकिन और कंडीशन अगर बदलेगी, डिवाइड कब करना होगा, मल्टीप्लाई कब करना होगा, तो एकदम बेसिक पॉइंट को अगर अपने दिमाग में बनाते हैं, सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं ना, तो आप तुरंत समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो को मैच कराने के लिए, या डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर उधर की बातें थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज की क्लास का ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करना है दुकान पर, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, गेहूं खरीदने जाते हैं, चावल खरीदने जाते हैं, तो ये तो आपको पता है ना, ये सारी चीजें दैनिक जीवन से रिलेट हैं
कि अगर 1 किलोग्राम का दाम इतना है तो 5 किलोग्राम का दाम कितना होगा। तो एकदम बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता होगा तो इसका तो कोई निवारण ही नहीं है कि एकदम ये पॉइंट भी आपको नहीं पता हो। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन वाइज ही आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, In every month, Rohit consumes 25 kilogram rice and 9 kilogram wheat. The price of rice is 20% of the price of wheat, and thus he spent total rupees 350 on the rice and wheat per month. The price of wheat is increased by 20%. Then what is the percentage reduction of rice consumption for the same expenditure of rupees 350, given that the price of rice and consumption of wheat is constant? अच्छा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें क्या होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके ये आंसर निकालें। जरूरी ये है कि अगर विदाउट इंफॉर्मेशन के, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यूज किए भी अगर आप आंसर निकाल पाते हैं तो सारे इंफॉर्मेशन का यूज करके या क्वेश्चन का आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में देखें, प्रत्येक महीने रोहित 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से 20% अधिक है, मतलब प्रति किलोग्राम की बात करें, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से 20% अधिक है। इस प्रकार वह कुल 350 रुपए खर्च करता है। अगर गेहूं का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे खर्चा 350 रुपए ही रहे, मतलब खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, जिससे खर्चा 350 रुपए ही रहे। और ये दिया गया है गिवन दैट द प्राइस ऑफ राइस एंड कंजम्पशन ऑफ व्हीट इज कांस्टेंट, जबकि राइस और जो व्हीट है उसका प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स है। जब तक बताया नहीं जाता है तब तक ये मत सोचना कि नहीं बदल जाएगा। तो ये आप आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन, टफ है, लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान से समझें तो हमें लगता है कि कुछ चीजें इंफॉर्मेशन यूज करें और कुछ नहीं भी यूज करें तो आंसर आ जाएगा। तो मैं दोनों तरीके जो भी आपका सुटेबल लगता है वो देखिए कि किस तरीके से कम स्टेप में आप आंसर निकाल सकते हैं। बोला गया है कि रोहित कंज्यूम करता है 25 किलोग्राम राइस वो कंज्यूम करता है कितना, 25 किलोग्राम। और चावल कितना कंज्यूम करता है वो, तो चावल की खपत उसके घर में महीने की जो है ना वो 9 किलोग्राम वो यूज करता है, अपने घर में लाता है हर महीने 9 किलोग्राम गेहूं और चावल लाता है 25 किलोग्राम। उसके बाद बोला गया कि जो चावल का मूल्य है, राइस का जो प्राइस है वो व्हीट, जो गेहूं का प्राइस है, व्हीट का प्राइस है उससे 20%, 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। अच्छा, मैंने बोल दिया था शायद हिंदी में कि 20% अधिक है, अगर बोला होगा तो वो गलत बोला है। ये बोला गया है कि the price of rice is 20% of the price of wheat। तो जो चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, शायद यही है। The price of rice is 20% of the price of wheat, यानी 20% है व्हीट का जो प्राइस होगा गेहूं का उसका 1/5, यानी व्हीट का प्राइस होगा कितना, 5। तो राइस का प्राइस ज्यादा या कम नहीं बोला गया, डायरेक्टली 1/5, यानी राइस का प्राइस होगा 1। 5 हो गया इसका रेट, तो 1 हो गया राइस का रेट, और रेशियो का साइन है XY, लिखो या मत लिखो। तो चलो आप यहां आ जाइए, ये तो आपका था 25 किलोग्राम, ये था 9 किलोग्राम। और चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 1/5 है, यानी गेहूं का मूल्य अगर 5 रेशियो होगा तो चावल का मूल्य होगा 1 रेशियो। अब यहां से देखिए कि चावल का मूल्य कितना हुआ, 1 रेशियो, गेहूं का मूल्य कितना हुआ, तो गेहूं का मूल्य हुआ 5 रेशियो, 5 यूनिट। चावल का मूल्य कितना हुआ, 1 यूनिट। अच्छा, अगर यहां पर XYZ लिखें तो अच्छी बात है, चलो ठीक है लिख लेता हूं मैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है पूरा कैलकुलेट करके लिखने की, क्योंकि अगर आप क्या यहां रेशियो का साइन लगा है तो यहां रेशियो का साइन लगा दो कि 25 किलोग्राम का अगर 1 के रेशियो से देखा जाए तो 25 किलोग्राम इंटू 1 अगर लिखना तो चलो लिख लेते हैं। ये 1x प्राइस होगा तो ये 5x होगा, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 किलोग्राम ये आपका दिया गया क्वांटिटी है, ये आपका क्या क्वांटिटी कितना यूज करता है। और यहां पर क्या किया गया है, रेट पर केजी, यानी 1 किलोग्राम का रेट है 1x। अगर 1 किलोग्राम का रेट है 1x और 2 किलोग्राम लाते हैं तो 1x इंटू 2। अगर 1 किलोग्राम का रेट है 1x और 25 किलोग्राम लाते हैं तो कुल कितना चावल पर खर्चा हुआ उसका, तो आप लिख पाएंगे 25x रुपए। 1 किलोग्राम का रेट है 5x,
1 किलोग्राम का रेट है गेहूं का 5x और 9 किलोग्राम गेहूं लाते हैं तो कुल कितना खर्चा हुआ 5x इंटू 9, यानी आपका कितना हुआ 9 इंटू 5x, 9 इंटू 5 45x। और ये टोटल खर्चा कितना हुआ तो आप बता पाएंगे, टोटल खर्चा हुआ 45 प्लस 25 70x। अच्छा, यहां से अगर आप चाहें, देखिए इसके बाद की कंडीशन है, यहां तक तो आ गया। अगर आप x नहीं भी लिखते ना तो रेशियो के अकॉर्डिंग आप करते हैं तो आंसर आ जाता है, लेकिन हो सकता है अगर आपको कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने x को लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर कुछ रिजल्ट में जो आपको निकालना है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको परसेंटेज टर्म्स में निकालना है। अब आइए यहां पर, अगर आप यहां पर आते हैं तो इसके बाद बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पूरा 350 का यूज करना पड़े तो कर सकते हैं आप, अगर नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर नहीं करना चाहते तो कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक क्या करना है, 25x 45x 70x हुआ। अच्छा, अगर यहां से देखें, इसको छोड़ देते हैं, यहां पर देखें, अब आपसे बोला गया कि द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी कि ये जो दी इंफॉर्मेशन मैंने निकाला है कि पहले चावल पे खर्चा कितना था टोटल 25x और गेहूं पे कितना खर्चा था 45x, यानी टोटल कितना खर्चा हुआ, दोनों खर्चे को ऐड किया। और ये जो 70x आ रहा है, हमें पता है कि ये जो 70x है वो कितने रुपए के बराबर, 350 रुपए जो इसमें दिया गया उसके बराबर। लेकिन क्या जरूरी है उसका यूज करना? अगर जरूरी नहीं है तो क्यों यूज करेंगे हम? तो अब यहां से लॉजिक थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो आप पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। आपने ये पढ़ा था कि टोटल खर्चा जो होता है वो रेट इनटू क्वांटिटी होता है। जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर बराबर रेट इनटू क्वांटिटी होता है, रेट इनटू क्वांटिटी। अच्छा, अगर एक्सपेंडिचर को आधा करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पर और आज फिर से बता रहा हूं कि अगर एक्सपेंडिचर आधा करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, या तो रेट को आधा कर दो या क्वांटिटी को आधा कर दो। मैंने ये बताया था कि क्वांटिटी को अगर 20% घटाएंगे तो डायरेक्टली एक्सपेंडिचर 20% घटेगा, अगर क्वांटिटी को 20% बढ़ाएं तो डायरेक्टली एक्सपेंडिचर 20% बढ़ेगा। ये लॉजिक मैंने आपको बताया था। अगर मैं रेट को आधा कर दूं तो पूरा एक्सपेंडिचर आधा हो जाएगा, लेकिन दूसरा पार्ट में कोई चेंज ना हो। मैंने बताया था कि अगर रेट को 20% इंक्रीज कर दूं तो पूरा एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज हो जाएगा। ये सक्सेसिव पार्ट वाला केस हम लोगों ने पढ़ा था, सिखाया था, मैंने बताया था, तो वो पॉइंट आपको ध्यान होगा। अच्छा, अब आप देखिए कि अगर मुझे एक्सपेंडिचर खर्चे को 20% कम करना है, अगर खर्चे को 20% कम करना है तो या तो मैं क्वांटिटी को 20% कम कर दूं या रेट को 20% कम कर दूं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट 20% कम होगा तो रेट 20% कम होगा तो खर्चा हमारा 20% कम होगा, या क्वांटिटी 20% कम होगा तो खर्चा हमारा 20% कम होगा। तो ये लॉजिक अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये पॉइंट जो मैंने अभी बोला, ये जो मैं पढ़ा चुका हूं पीछे की शुरू के वीडियो में, वो आपका पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बोला गया वेट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, द प्राइस ऑफ वेट। आपको ये पता है कि अगर, आपको मैंने यही बताया कि अगर प्राइस वेट का बढ़ जाएगा, कितना बढ़ा है 20%, अगर प्राइस बढ़ेगा 20% तो हम कह सकते हैं कि उसका खर्चा भी 20% बढ़ेगा। अगर गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा तो पूरा गेहूं पर जो खर्चा होगा वो पूरा ही 20% बढ़ेगा। तो आपको पता है कि गेहूं पर खर्चा 45 था और अगर इसका 20% निकालें, 20% मतलब 1/5, तो कितना इंक्रीज हुआ, 9x इंक्रीज हो जाएगा। यानी गेहूं पर कुल खर्चा कितना इंक्रीज होगा, 9x इंक्रीज होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, 9x इंक्रीज होगा। और हम चाहते हैं कि इसमें कोई चेंज ना हो, नो चेंज, हमारा खर्चा उतना ही रहे, क्योंकि ये बोला गया है कि पहले 350 रुपए खर्च करता था और अब भी वो 350 रुपए खर्च कर रहा है। यानी अगर 70x पहले खर्च करता था तो अब भी वो 70x ही खर्च करेगा। तो अब आइए कि अगर उसका खर्चा इस पर अगर 9x, क्योंकि आपको पता है कि रेट 20% इंक्रीज हुआ तो पूरा खर्चा ही 20% इंक्रीज होगा, यानी 45x था तो उसका 20% जो कि 9x है तो 9x का खर्चा बढ़ गया। और आप चाहते हो कि कोई चेंज ही ना हो, कोई चेंज ना हो टोटल खर्चे में, और टोटल खर्चे में कोई चेंज ना हो तो आपको यहां से ये पता चल गया कि आपको जो चावल पे खर्चा है, जितना ये आपका खर्चा बढ़ रहा है उतना यहां पर खर्चा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उतना ही खर्चा आपको कम करना पड़ेगा, तभी खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और खर्चे में अगर इतना कम करना पड़ेगा तो कितना परसेंट हुआ, तो 9x इज व्हाट परसेंट ऑफ 25x, मतलब जो खर्चा कम हुआ वो 25 से कम हुआ तो कितना परसेंट कम हुआ है, तो 9x कम हुआ, 25x थे, कितना परसेंट है, तो x का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा था बार बार x नहीं भी लिखें तो आपका आ जाएगा 25 से डिवाइड किया 4 यानी 36%। यानी अगर आप खर्चा चावल पे 36% कम कर दें, अगर चावल पे खर्चा 36% कम कर दें, अगर चावल पे खर्चा 36% कम कर देते हैं आप, तो
आपका खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओवरऑल खर्चे में। और आपको मैंने अभी बताया कि अगर आप खर्चे में 36% कम करना चाहते हैं, खर्चा 36% कम करना चाहते हैं, तो या तो रेट 36% डिक्रीज कर दो या क्वांटिटी 36% डिक्रीज कर दो। अगर आप एक्सपेंडिचर को 36% डिक्रीज करते हैं, इसका मतलब या तो आपने रेट को 36% डिक्रीज किया होगा या क्वांटिटी को 36% डिक्रीज किया होगा, या दोनों में अलग अलग चेंज करने के देखा होगा कि 36% डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें बोला गया डायरेक्टली कि अगर वो चाहता है कि उसका खर्चा सेम रहे, तो खर्चा मतलब आपका जो खर्चा यहां से बढ़ा था तो उतना खर्चा कम करना है, यानी पूरा खर्चा जो चावल पर था वो 36% कम करना है, तो वो रेट को कम करके या क्वांटिटी को। तो इसमें बोला गया है कि देन व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ राइस कंजम्पशन। तो आपको ये बताया गया है कि आपको क्वांटिटी को कम करके खर्चे को मेंटेन करना है, और क्वांटिटी को कम करके खर्चे को मेंटेन करना है मतलब अगर एक्सपेंडिचर 36% डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब यह है जो चावल पे खर्चा है 36% डिक्रीज करना पड़ा है सेम खर्चा रखने के लिए ओवरऑल, तो आप इसका मतलब यह है। और वो भी बताया गया कंजम्पशन कम करके तो 36% चावल पे खर्चा कम करना है, तो सीधा सीधा चावल का कंजम्पशन कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, 36%, और यह आंसर आ जाएगा। तो 350 जरूरी नहीं है कि उसका यूज किया जाए, और अगर आप यूज करना चाहते हैं तो लंबी कहानी नहीं बनेगी, बट थोड़ा सा इसमें निकालना पड़ेगा कि 70x बराबर 350, तो x बराबर 5 और x बराबर 5, तो ये 5 किलोग्राम और ये कितना 25 किलोग्राम। फिर कहानी आप बनाइए, कोई मतलब नहीं है उन सब कहानी को बनाने का। तो फिलहाल आज की क्लास में 4 ही क्वेश्चन करने थे जो इस पैटर्न पर हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया। अगली क्लास में मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए